दोस्तों, इसी कक्षा में हम रस के बारे में विचार करेंगे। पहले यह देखना चाहिए कि यह रस होता क्या है। रस काव्य का प्रतिफल है। रस काव्य का आनंद है। जो मन को सरस बनाता है वो रस है। रस से मन सरस बनता है। यह रस कैसे बनता है? भरत मुनि के अनुसार विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव माने आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव माने नौ भाव और आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं। उसके साथ संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव 33 है। हर रस में 33 संचारी भाव होने की संभावना नहीं है। और रसों का राजा श्रृंगार ऐसा माना जाता है। श्रृंगार को रसों का राजा इसलिए मानते हैं कि 33 संचारी भाव उसमें आने की संभावना है। जैसे हमने भरत मुनि के बारे में कहा, उसके आधार पर कुछ आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। उनमें प्रमुख है महीभट्ट। वाग्वैदग्ध्य प्रधाने अभि रस एवात्र जीवितम। काव्य में वाग्वैद्य आने के लिए रस का होना अनिवार्य है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जिस काव्य में रस नहीं है वो काव्य नहीं है। और आनंदवर्धन के अनुसार असमलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि माने व्यंग्य ध्वनि ही रस है, अनुभूति देता है। यहां शक्ति अभिधा नहीं है, लक्षणा या व्यंजना होगी। जैसे हमने पहले कहा, रस के लिए भाव है। भाव नव है, इसलिए उन्हें नव भाव कहते हैं। नव भाव से नव रस की सृष्टि होती है। आजकल कहते हैं कि रस 11 है, फिर भी मूल रूप से रस 9 है, नव रस है। जिसमें प्रेम भाव है, उसका रस है श्रृंगार। दुख से करुणा, भय से भयानक, हास से हास्य, क्रोध से रौद्र, उत्साह से वीर, घृणा से बीभत्स, विस्मय से अद्भुत, वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति होती है। अब हम इनके बारे में देखेंगे। एक उदाहरण रस के लिए दे देते हैं। वैसे तो हमने कहा श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम है। पति पत्नी या नायक नायिका, उनके अंदर प्रेम जन्य व्यवहारों से जो मन को अनुकूल स्थिति बनती है, उसमें से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस के लिए आधार प्रेम है। और श्रृंगार 2 प्रकार के होते हैं, संयोग और वियोग। हम जानते हैं कि संयोग और वियोग क्या है। संयोग श्रृंगार में पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं और उनके प्रेम जन्य कार्यकलाप होते हैं, उसका वर्णन होता है। तो संयोग श्रृंगार में पति और पत्नी के या नायक या नायिका या प्रेमी या प्रेमिका के बीच में प्रेम जन्य व्यवहारों की गिनती नहीं होती, इसलिए उनके भेद नहीं होते। लेकिन वियोग श्रृंगार देखिए,
वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति प्रमुखतः 4 कारणों से होते हैं। वियोग श्रृंगार क्या है? पति और पत्नी साथ में नहीं है, दोनों के बीच में बिछुड़ाव है और उसका वियोग होते हैं, और उस वियोग में दोनों पति या पत्नी समय व्यतीत करते हैं, जिसे विप्रलंभ श्रृंगार भी कहते हैं। वियोग श्रृंगार को पहला है पूर्वांगम। पूर्वांगम में पति पत्नी या नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका इन दोनों के बीच में मिलन हुआ ही नहीं है। मिलन होने के पहले ही प्रेम की उत्पत्ति होना, जिससे श्रृंगार की उत्पत्ति होना, वियोग श्रृंगार है। वो कैसे? जैसे हम जानते हैं पद्मावती और रत्नसेन के बीच में प्रेम कैसे उत्पन्न हो गया? मिलके नहीं, देख के नहीं, बल्कि मिलने के पहले ही हीरामन तोता उसने जो वर्णन पद्मावती के बारे में रत्नसेन से किया, रत्नसेन के मन में प्रेम उत्पन्न हो गया। तो देखने के पहले ही प्रेम उत्पन्न होना पूर्वागम है। मान दूसरी अवस्था है, मिलन तो हो गया, प्रेमी और प्रेमिका दोनों का संयोग हो गया, लेकिन किसी कारणवश, किसी शंकावश होगा, ऊपरी मन से रूठ कर रहना। ऐसा लगता है कि आपको क्या प्रेमिका को ऐसे लगे कि प्रेमी मेरे सिवा किसी और से प्रेम करता है, तो ऊपरी मन से अंदर ही अंदर रूठ नहीं है, लेकिन ध्यान आकर्षित करने के लिए रूठ कर रहना मान है। प्रवास में मिलन के पश्चात नायक या नायिका इन दोनों में अलग हो जाना, विदेश हो जाना, प्रवास हो जाना, प्रवास है तो उसकी याद में समय बिताना प्रवास है। करुण में मिलन के पश्चात शादी हो गई और जीवन कुछ साल हो गया, प्रेमी और प्रेमिका साथ रहने लगे, बीच में एक की मृत्यु हो जाती है। लेकिन प्रेमी का मन यह स्वीकार नहीं करता कि प्रेमिका की मृत्यु हो गई है। इसी जन्म में उसे फिर से मिलने की आकांक्षा या इच्छा रहती है, उसमें जीना करुण है, अन्यथा वो करुणा रस बन जाएगा। तो श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग और वियोग। संयोग में मिलन होता है, वियोग में विरह होता है, इसलिए विरह श्रृंगार भी कहते हैं। वियोग श्रृंगार की 4 अवस्थाएं हैं, पूर्वराग, मान, प्रवास और कर्म। अब हम एक उदाहरण देखेंगे। देखिए, शांति स्थान महान कर्ण मुनि के पुण्याश्रमो ध्यान में, बाह्य ज्ञान विहीन लीन अति दुष्यंत के ध्यान में, बैठी मौन शकुंतला सहज थी सौंदर्य से सोहती, मानो होकर चित्र में खचित सीधी चित को मोहती। इस उदाहरण में महान कर्ण मुनि के पुण्याश्रमोद्यान में, जो शांति स्थान है, आश्रम शांति स्थान है, महान कर्ण मुनि के उस शांति स्थान में, उस पुण्याश्रम में बाह्य ज्ञान विहीन, बाहर क्या हो रहा है उसका पता नहीं है इसको, बाह्य ज्ञान विहीन होकर दुष्यंत के ध्यान में अति ही लीन, दुष्यंत के बारे में सोचकर सब कुछ भूल कर बैठी है, बैठी मौन होकर शकुंतला बैठी है मौन होकर, सहज सौंदर्य से सोहती थी, वो सहज सौंदर्य से वो अलंकृत थी। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो
चित्र में खचित सी हो। चित्त को मोह कर, अपने चित्त को मोह कर चित्र में खचित सी थी। वो शकुंतला को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो एक चित्र में चित्र बना हुआ है, एक चित्र खींचा हुआ है। इस उदाहरण में हम जानते हैं कि स्थायी भाव प्रेम है। शकुंतला के मन में प्रेम है। आश्रय शकुंतला है। जिसके अंदर प्रेम है वो आश्रय है। जिसके मन में प्रेम है, जिसके मन में स्थायी भाव है, वो आश्रय है। अनुभव आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं, माने शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं। चित्र में खचित सी बैठना, जैसे मानो एक चित्र हो। आलंबन दुष्यंत, जिसके कारण प्रेम जगा हो। दुष्यंत के कारण शकुंतला के मन में प्रेम है। जो कारण है वो आलंबन है। उद्दीपन शकुंतला के मन में जो प्रेम है उसे बढ़ाने के लिए जो बाह्य चेष्टाएं हैं, बाह्य क्रियाएं हैं, वो सारा आलंबन है। शांति स्थान होना प्रेम को जगाने के लिए, प्रेम को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। दुष्यंत का ध्यान आ जाना जिससे प्रेम बढ़ जाता है। और संचारी भाव, संचारी भाव हमने कहा 33 है। 33 संचारी भाव को कहने का समय यहां नहीं है, किसी दूसरे अवसर पर बताएंगे हम। संचारी भाव एक मोह यहां कहा है। संचारी भाव वो है जो छोटी सी मानसिक अवस्था, स्थायी भाव बड़े समय तक मन में रहता है। संचारी भाव मन में जागृत होता है और लुप्त भी होता है। क्षण के लिए, छोटे बहुत कम समय के लिए संचारी भाव होता है। स्थायी भाव स्थिर है। मोह जड़ता, क्योंकि चित्र में खचित सी बैठने के लिए जड़ता अनिवार्य है। श्वास भी नहीं लेती, वो जड़ के समान बैठा है। यह संचारी भाव है। इन सबको मिलाकर श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन यहां विवाद है कि रस की उत्पत्ति कहां होती है। क्या आश्रय के मन में? आश्रय के मन में प्रेम है या कहीं दूसरी ओर? इस चर्चा में लिए थे और इसके अनुसार 4 वाद प्रमुख बन गए। भट्टलोल्लट ने उत्पत्तिवाद कहा, शंकुक ने अनिमित्तिवाद कहा, भट्टनायक ने भोक्तिवाद कहा, अभिनय गुप्त ने कहा अभिव्यक्तिवाद सही है। इसके आधार पर साधारणीकरण का नियम बन गया है। उसके बारे में हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक नमस्कार।